हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का ये लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 एंड उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे हमारे एमसीक्यू थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा हमारा। तो यहां से आपका खंड ख यानी कि सेक्शन बी शुरू हो जाता है एंड सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर के दिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित को मिश्रण तथा यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। तो ये रहा हमारा, लौह और सल्फर अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड का बनना, और बी में है कि नमक का पानी में घुलना। ठीक है, अब देखो इसको एक बार हम इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। ये रहा हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो हमें बताना है मिक्सचर एंड कंपाउंड इनमें से कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो पहला है आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो यहां पर आयरन सल्फाइड है। अब देखो यहां पर आयरन एंड सल्फर है, आयरन यानी कि Fe। तो आयरन का जो वैलेंसी होता है, संयोजकता, वो 2 होता है एंड दूसरा है सल्फर, सल्फर यानी कि S का वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता, ये भी 2 होता है। 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा FeS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयरन सल्फाइड। अब ये जो है ना, ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि यौगिक है, क्योंकि इसमें रेशो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, यानी कि निश्चित अनुपात में होता है, फिक्स रेशो होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा जो है FeS यानी कि आयरन सल्फाइड, ये फिक्स रेशो में है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी फिक्स रेशो में होता है ना, तो वो हमारा हमेशा कंपाउंड होता है। तो इसीलिए जो ये A वाला है हमारा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड, हिंदी में आप लिखोगे यौगिक। इसके बाद बी में देखो, साल्ट इज डिजोल्व इन वाटर। तो ये तो हमारा क्या है, ये मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है, क्योंकि वाटर में हम कितना भी सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हैं, कितना भी मिला सकते हैं, इसमें कोई फिक्स रेशो का कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर कितना भी सॉल्ट को मिलाया जा सकता है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, ये मिक्सचर होगा। तो इसीलिए बी का जो आंसर होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें बोला है कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है लाइफ का, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हम किस तरह से करेंगे। तो देखो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर to the organism and all the life processes are performed basically by the cell। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, सेल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, इसके अलावा रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, तो ये सब सेल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर ये पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो इसमें हमें मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बीच में 2 डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखो इसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा, 2 ही डिफरेंस बताना है, क्योंकि ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 डिफरेंस लिखे हुए हैं, आपको कोई 2 बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हो गया एंड परमानेंट टिश्यू का ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड इसमें नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन यानी कि नॉट कैपेबल ऑफ डिवाइड। यानी कि इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, डिवाइड होने की कैपेबिलिटी, लेकिन परमानेंट टिश्यू में नहीं होता। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो वॉल होते हैं वो थिन होते हैं एंड परमानेंट टिश्यू के थिक होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं लिविंग टिश्यू होते हैं इसमें, एंड इसमें डेड या फिर लिविंग दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमेशा लिविंग टिश्यू ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में देखो और में भी दिया हुआ है, यानी अथवा में भी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को आप
हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हो। ये रहा विभज्योतक तथा स्थायी उत्तकों में कोई दो अंतर पूछा था। एंड अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा एरियोलर संयोजी उत्तक के क्या कार्य हैं। तो दो कार्य इसमें बताने हैं, ठीक है। यहां पर ये हमने हिंदी मीडियम में पढ़ लिया। अब और वाला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम में देखो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दो हमें बताने हैं, दो फंक्शंस, ठीक है। एरियोलर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके दो फंक्शन हमें इसमें बताने हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला हो जाएगा फंक्शन की सपोर्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, लिंक ऑर्गन्स टुगेदर एंड इट इज पैकिंग टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 को सबसे पहले आप यहां पर हिंदी मीडियम में पढ़ लो। ये रहा हमारा, एक गाड़ी का द्रव्यमान इतना है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। अब इसमें इसको एक बार हम इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ये रहा, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। अब देखो इसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। हमें इसमें मास यानी कि जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है। तो मास हमें इसमें दिया हुआ है 1500 kg, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है यानी कि जो त्वरण है वो हमें बोला है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसीलिए हम लिखेंगे -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, तो फोर्स निकालना है। तो हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1500 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -1.7, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2550 न्यूटन एंड ये माइनस भी है तो माइनस का आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है व्हाट इज एन एको, यानी कि एको क्या होता है, प्रतिध्वनि। एंड what should be minimum distance required between reflecting surface and audience for echo, ठीक है। अब देखो इसको एक बार हम हिंदी मीडियम में रीड कर लेते हैं। तो ये रहा, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, किसी प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह तथा श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये रहा मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए 17.2 मीटर। एंड प्रतिध्वनि यानी कि एको क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सरफेस। तो किसी भी सरफेस से जो एक साउंड होता है उसका रिफ्लेक्शन होना यानी कि परावर्तन होना बार बार, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि यानी कि एको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में अथवा में भी दिया है। तो अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा, एक ध्वनि तरंग जिसका आवर्तकाल इतना है, इस ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। तो इसमें हमें आवृत्ति बताना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो हमें टाइम पीरियड यानी कि टी हमें दिया हुआ है 0.05 सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है हमें क्या बताना है इसमें कि फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल v से दिखाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। अब देखो 1 को एज इट इज लिखेंगे, t कितना है, टाइम पीरियड 0.05। अब यहां से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे 2 डिजिट है। तो ऊपर 100 हो गया एंड नीचे क्या बचा, ओनली 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 20, ठीक है। तो 20 एंड ये हर्ट्ज, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिट में हर्ट्ज लिखेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड जो है ना ये सेकंड में दिया होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारा सेकंड में नहीं देता तो हमें इसको सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होता, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू
1/t। इसके अलावा एक आपको और फॉर्मूला बता देता हूँ, वेलोसिटी v इक्वल टू ये हमारा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसमें बोला है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, पशुपालन के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो देखो पशुपालन के क्या लाभ हैं, इसके आंसर यहाँ पर है। वैसे तो इसका आंसर हम खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि मिल्क यानी कि दूध मिलता है। इसके अलावा यूज इन फार्मिंग एज प्लफिंग, खेतों में खेत जोतने के लिए काम आते हैं। ठीक है, एंड फॉर कमर्शियल पर्पज, जैसे कि बोझा ढोना। इसके अलावा कोई और भी, ठीक है, कमर्शियल पर्पज बहुत सारे हो सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 और उसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ से खंड ग यानी कि सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चंस आपको 3-3 नंबर वाले दिखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है कि इसमें ए बी और सी 3 यहाँ पर हैं। तो इसमें पूछा है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है, यानी कि ड्राई आइस किसे कहते हैं हम, तो हमें पता है कि जो हमारा सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये रहा हमारा सॉलिड CO2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सॉलिड CO2। इसके बाद इसमें नेक्स्ट सेकंड पूछा है कि जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है हमारा, कि ये हमारा सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है हमारा ये सॉलिड CO2। ठीक है, एंड थर्ड में पूछा है इस अवस्था में परिवर्तन का नाम लिखिए। तो जो परिवर्तन हुआ इसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो पहला हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप बना के भी दिखा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ कैसे आया हमारा ये CaCO3। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 2 होती है। एंड जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट यानी कि CO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1-1 आएगा, तो क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा CaCO3। ठीक है, सेकंड हमारा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का हमें पता है NaCl होता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। सोडियम का क्या होता है हमारा सिंबल Na, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 1। एंड दूसरा है क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, इसका Cl होता है एंड इसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है। इसका भी क्रॉस करेंगे तो NaCl बनेगा। थर्ड है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम का होता है हमारा K एंड ऑक्साइड का O। अब जो पोटेशियम होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, एंड ऑक्सीजन जो होता है उसका 2 होता है। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा K2O, तो इसका आंसर हो जाएगा K2O। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला है किस कोशिका को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और क्यों। यानी कि इंग्लिश मीडियम में देखो, विच सेल ऑर्गेनेलीज इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई। तो हम किसे बोलते हैं कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस, तो ये हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, क्यों बोलते हैं, इट स्टोर्स द एनर्जी को स्टोर करता है। इट रिलीजेस द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में अपना जो एनर्जी है वो रिलीज करता है। एंड साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा, नेम 2 सेल ऑर्गेनेलीज विच हैव देयर ऑन DNA एंड राइजोसोम। तो कौन से 2 सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका खुद का DNA एंड राइबोसोम होता है। तो ये हमारा होता है, यहाँ पर देखो, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा प्लास्टिड्स। ठीक है, एंड इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस DNA एंड राइबोसोम इन देम। तो इसमें क्या रोल होता है DNA एंड राइबोसोम का,
तो ये हो जाएगा हमारा सिंथेसाइज ऑफ सम प्रोटीन फॉर देम। ठीक है, तो ये हमारा बी का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यूज। सबसे पहले इसको ना एक बार हम हिंदी मीडियम में रीड कर लेते हैं। ऊतकों की पहचान करने को बोला है। पहला है वह ऊतक जो मुंह के अस्तर को बनाता है। दूसरा है वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तीसरा है ऊतक जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है। तो ये हमारा फ्लोएम हो जाएगा इसका। देखो एक बार इंग्लिश मीडियम में इसको रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट है टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो कौन सा टिश्यू होता है वो हमारा, वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाद बी में है टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमन। तो कौन सा हमारा टिश्यू होता है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है, तो वो होता है हमारा टेंडोन। ठीक है, टेंडोन यानी कि कंडरा बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद थर्ड है टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट्स फूड इन प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम होता है हमारा, फ्लोएम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, यहां से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यानी कि जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 एंड इसके आगे के सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको पार्ट 3 वाला वीडियो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिख देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आपको एक्चुअल में पार्ट 3 की नीड है। ठीक है, तो पार्ट 3 कमेंट बॉक्स में जरूर भर देना अगर आपको एक्चुअल में नीड है तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।